हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। अब हम भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उस वाली इकाई को लेंगे। और आज हम सबसे पहले जातिवाद और सांप्रदायिकता वाले पार्ट से जातिवाद जो हमारे लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है भारत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको जाति और जातिवाद का अंतर समझाएंगे कि जाति क्या है, जातिवाद क्या है, और प्राचीन काल से ही भारत में जाति की क्या अवधारणा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में हमारा समाज है वो कर्म के अनुसार यानी उनके कर्तव्य प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था: क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण है वो जो भी, ऐसा नहीं है कि जाति जन्म पर आधारित थी, तो उस समय जाति है वो कर्म पर आधारित थी, जाति नहीं थी। वो एक श्रम का विभाजन किया हुआ था, कार्य का विभाजन था, और उस विभाजन से समाज के, राज्य के सभी कार्य है वो बहुत ही ठीक ढंग से पूर्ण हो जाया करते थे। तो उस समय का जो भी राजा होता था वो इन सभी काम करने वाले जो ये वर्ग थे, कह सकते हैं जातियां नहीं बल्कि वर्ग में बटा हुआ था, और उन वर्गों को पोषित भी करते थे। क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करने का काम करते थे, ब्राह्मण है वो विद्या अध्ययन और यज्ञ हवन आदि का कार्य करते थे, वैश्य है वो व्यापार करते थे, और शूद्र है वो जो भी स्वच्छता का जो कार्य है वो शूद्रों को सौंपा हुआ था। और जो व्यक्ति जो काम करता वो उसी वर्ग का हो जाता था। जन्म के आधार पर जाति निश्चित नहीं होती थी, कर्म के आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटा हुआ था कि ये वर्ग ये काम करेगा, ये वर्ग ये काम, जिससे व्यवस्था बनी रहे। लेकिन धीरे धीरे जाति की जो एक प्राचीन अवधारणा है वो समाप्त होती गई, और जिस व्यक्ति ने जिस वर्ग में जन्म लिया, यानी जो स्वच्छता का काम कर रहे थे उनके वर्ग में जन्म लिया, उनको शूद्र कह दिया गया। जो ब्राह्मण विद्या अध्ययन का काम कर रहे थे उनके पुत्र को वही ब्राह्मण जाति का मान लिया गया, और वैश्य के पुत्र को, जो व्यापारी वर्ग था, उनको वैश्य मान लिया गया। क्षत्रिय वर्ग था, उनको जो देश रक्षा का कार्य कर रहे थे उन्हीं के, और जब भी उनके जो संतानोत्पत्ति हुई उन्हें उसे वर्ग में मान लिया गया। और इस तरह से जो जाति है वो धीरे धीरे भारतीय समाज में है वो सर्वत्र फैलती गई। शुरुआत में प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक समय में जो जाति है उसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था, ये एक कार्य विभाजन की व्यवस्था थी। लेकिन इसमें जब दोष आता गया जाति में, जिस तरह से भेदभाव की जो प्रवृत्ति आती गई, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या स्वर्ण वर्ग, निम्न वर्ग, शूद्र वर्ग, इस तरह से, तब इसमें है वो जातिवाद है वो हावी होता गया। और वर्तमान में तो हमारी राजनीति है वो पूर्णतया जातिवाद पर आधारित है। आज के ही न्यूज़पेपर की हम आपको एक कटिंग बता रहे हैं कि उसमें सीधा लिखा हुआ था, मेन हेडलाइन थी कि जाटों को खुश करने के लिए डोटासरा को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। यानी जाति इस कदर हावी हो गई है कि वो मुख्य भूमिका में आ चुकी है। हम आपको बताएंगे अब कि जाति शब्द है वो किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई थी। जाति हिंदी में हम जाति कहते हैं और इंग्लिश में हम कास्ट कहते हैं। और इसका जो जाति, जो कास्ट शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई थी। और कहते हैं ना, जिसकी उत्पत्ति में ही ये बात थी। कास्टा शब्द का जब हम हिंदी अर्थ देखते हैं पुर्तगाली भाषा से, तो उसका पुर्तगाली भाषा में अर्थ है मत विभेद, कि जहाँ भी मत विभेद होता है, दो विचारों में भेद आ जाता है, वहाँ वो कास्टा शब्द का उपयोग करते थे। और उसी को अंग्रेजी में कास्ट कहा गया, और कास्ट का ही हिंदी रूपांतर है वो जाति हुआ। यानी जिस शब्द की उत्पत्ति ही विभेद करने वाली है, मत विभेद वाली है, तो उस शब्द का क्या प्रभाव होगा आप समझ सकते हैं। अब आपके प्रश्न एक आता है कि जाति शब्द का सबसे पहले उपयोग है वो किसने किया था, तो नोट कर लीजिए, गेरेसिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में इस कास्ट शब्द का प्रयोग किया था।
दोबारा बता देते हैं आपको, ग्रेशिया डी ओरेटा जो एक पुर्तगाली थे, उन्होंने सन 1665 में कास्ट शब्द का प्रयोग किया था और फिर ये जो जाति है ये राजनीति में प्रयोग होने लगी। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे जाति की परिभाषा। जो वर्तमान में हम जो जाति देख रहे हैं उसकी क्या परिभाषा है। जाति एक सामाजिक संरचना है, यानी समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए, पहले ही हमने बताया श्रम आधारित व्यवस्था थी, उसको जाति कहा गया था। जातिवाद क्या है, ये तो हुआ जाति। जातिवाद एक ही जाति के लोगों की यह भावना है कि वो अपनी जाति विशेष की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करने पर भी वो अवहेलना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो है जातिवाद। जाति एक व्यवस्था है और जातिवाद में बुराई है, जाति में बुराई नहीं है बल्कि जातिवाद में जो है वो समस्त बुराइयां हैं। अब हमारे जो राजनीति विज्ञान में प्रश्न आता है कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, जाति किस तरह से प्रभावित करती है भारतीय राजनीति को। हमने आपको अभी बताया था कि आज के पेपर की मुख्य हेडलाइन थी कि जाटों को खुश करने के लिए डोटासरा को बनाया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। तो इस तरह से जाति है वो कदम कदम पर राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जाति भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, मतलब जाति है वो हावी है। और मैं आपको बताऊं कि जाति स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के चुनावों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कम और स्थानीय स्तर पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। जब भी कभी आप सरपंच के चुनाव या वहाँ के वार्ड पंचों के चुनाव देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक जाति के वोट है वो एक तरफा जाते हैं, उसमें किसी भी उम्मीदवार की योग्यता है वो नहीं देखी जाती है, बस ये हमारी जाति का है, अमुक जाति का है तो उनको वोट दे दिया जाता है। अब हम बताएंगे कि जाति है वो कैसे कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहला बिंदु है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। जब भी कभी कोई निर्णय लिया जाता है, कोई महत्वपूर्ण कानून बनता है, तो यह अवश्य देखा जाता है कि इस अमुक बात से, अमुक निर्णय से किसी जाति को नुकसान पहुंच रहा है और किस जाति को फायदा हो रहा है। यानी निर्णय प्रक्रिया में सर्व प्रमुख भूमिका है वो जाति की रहती है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और जब विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं तो वे देखते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में कौन सी जाति का बाहुल्य है और उसी जाति के उम्मीदवार को वहाँ खड़ा किया जाता है। मान लो अगर मुस्लिम संप्रदाय अधिक है तो वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाता है। वहाँ अगर कहीं अनुसूचित जाति अधिक बाहुल्य में है तो वहाँ अनुसूचित जाति का उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है वो वहाँ मैदान में उतारा जाता है। और लगभग निर्णय है वो जाति के आधार पर ही आता है। जातिगत आधार पर मतदान विवाद, सबसे पहले उम्मीदवारों का निर्णय करने में, प्रत्याशियों का निर्णय करने में जाति की भूमिका। और जब उन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान होता है तो उस मतदान में भी वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, समझदार हो या नहीं हो, लेकिन वोट देने से पहले 99% वो ये देखती है कि क्या ये मेरी अमुक जाति वर्ग का व्यक्ति है, और अमुक जाति वर्ग का है तो वो उनके लिए मतदान कर देती है कि चाहे वो उम्मीदवार योग्य हो या अयोग्य हो। फिर जब चुनाव होने के बाद में सरकार बनाने की बारी आती है तो मंत्रिमंडल का जब गठन किया जाता है तब भी जाति को है सर्वप्रमुख भूमिका दी जाती है। मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में मंत्रियों को विभाग बंटवारा के समय ये देखा जाता है कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ या नहीं। किसी ऐसा तो नहीं है, मान लो शिक्षा विभाग है वो किसी व्यक्ति को देना है तो ये नहीं देखा जाता कि अमुक व्यक्ति शिक्षा विभाग या शिक्षा के बारे में कितना जानता है, ये जरूर देखा जाता है कि वो किस जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद जब सरकार बन जाती है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, तब जातिगत दबाव समूह है वो सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उसमें वो दबाव समूह है वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और जब निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
जैसे आरक्षण के से अब जब आरक्षण का प्रतिशत तय होता है तो जैसे कई बार गुर्जर समुदाय है वो आरक्षण के लिए बात करता है कि हमारा 5% आरक्षण होना चाहिए। जो अन्य ओबीसी वर्ग है वो 27% आरक्षण के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे ही जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो वो जातिगत दबाव समूह है वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है जाति और प्रशासन। हालांकि जो हमारे प्रशासक है वो योग्यता के आधार पर, अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक बड़ी परीक्षा देकर पास होकर आते हैं, फिर भी वहाँ भी जाति का प्रभाव रहता है, क्योंकि कुछ जातियों को है वहाँ आरक्षित वर्ग में रखा जाता है। तो उस आरक्षित वर्ग में और उस अमुक जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले समुदाय हैं, अगर उनके अंक प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी उस अमुक जाति को वहाँ प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका वहाँ पर पास कर दिया जाता है। और फिर प्रशासन में जब वो प्रशासक बनकर आ जाते हैं तब भी वो कहीं न कहीं कितनी भी उच्च योग्यताधारी हो, जब वो निर्णय करते हैं तो उनके ऊपर उनकी जाति का दबाव जरूर होता है और कहीं न कहीं उनके किसी न किसी दिमाग के हिस्से में वो जाति प्रभाव डालती है। अगला है राज्य राजनीति में जाति की भूमिका। न केवल केंद्र सरकार में चुनाव के समय जाति की भूमिका रहती है, बल्कि राज्य में भी मैंने ये भी कहा था, जहाँ जितना छोटा लेवल होगा, जितना छोटा स्तर होगा, जाति वहाँ उतनी ही अधिक हावी होगी। तो राज्य की जो राजनीति होती है, राज्य में जब सरकार चलाई जाती है या जब भी कभी चुनाव होता है तो जाति का अवश्य ध्यान रखा जाता है। और उपचुनाव में भी जाति का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं कि अमुक जाति का अगर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और जहाँ से उपचुनाव होने हैं वहाँ जिस जाति का बाहुल्य उसी जाति के उम्मीदवार को वहाँ अवसर दिया जाता है। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। हमारे यहाँ जब चुनाव प्रचार होता है तो ऐसे कहा जाता है कि जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को, मतलब इस तरह की जो भावना है वो बार बार उकसाई जाती है। और यह कहा जाता है आम जनता को कि आप अपना मत अपनी जाति के व्यक्ति को ही देवे। और बहुत बड़ी जो रोल है वो चुनाव प्रचार में जाति का रहता है। अगला बिंदु है जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय, यानी कि अगर अमुक व्यक्ति, कोई किसी जाति वर्ग का व्यक्ति किसी बहुत उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी वह वहां पर हमेशा अपनी जातिगत चर्चाएं हैं वो अवश्य करता है। मान लो किसी उच्च जाति में कोई व्यक्ति है, वो उच्च पदस्थ है, मुख्यमंत्री का सचिव है, तो जब भी कभी किसी उसके समुदाय के, उस जाति विशेष समुदाय के व्यक्ति का काम होता है तो वो आप कहते हुए सुनते हो कि हमारे समाज का वो व्यक्ति वहाँ बैठा है और आपका काम हो जाएगा। यानी एक अभिजन वर्ग, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है, वो भी उनके कार्यों में भी जाति है वो हमेशा हावी रहती है। जातिगत निर्णय है वो हमेशा लिए जाते हैं। वो ये ध्यान रखते हैं कि अगर कोई मान लो प्लान योजना लाई जाती है तो वो देखता है कि मेरे क्षेत्र विशेष में या मेरी जाति का जहाँ बाहुल्य है वहाँ पर उस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हमने जाति, जातिवाद और जाति का भारतीय राजनीति पे प्रभाव आपको समझाया। कल के वीडियो में हम जाति के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।